बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली क्लासेस के अंदर अब तक हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट को समझ रहे थे कि कैसे हमें पता लगेगा या कैसे मालूम होगा कि रिपोर्टिंग डेट पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, आउटफ्लो प्रोबेबल होना, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। आउटफ्लो के प्रोबेबल होने का या उसको प्रोबेबल मानने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट आपके सामने यहाँ पर आ रही है। अगर आप गौर करें, पहला जो पॉइंट है या पैराग्राफ जो आपको पहला दिख रहा है, इसमें पैराग्राफ नंबर 23 है। पैराग्राफ नंबर 23 जब आप देखते हैं तो ये इस चीज को डिस्कस कर रहा है। फॉर अ लायबिलिटी टू क्वालिफाई फॉर रिकग्निशन देयर मस्ट बी not only a present obligation but also the probability of outflow of resources embodying economic benefits to settle the obligation। यानी आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, यानी जो जिस चीज को आप लायबिलिटी मानते हैं उसको सेटल करने की एक तो आपकी नीयत भी होनी चाहिए। अगर नीयत ना हो तो फिर किसी ना किसी तरीके से वो लायबिलिटी आपसे सेटल करवाई जाएगी। ये बात क्या है, प्रोबेबल है, यानी आपकी जेब से क्या होगा, आउटफ्लो होगा। For this purpose, for the purpose of this standard, an outflow of resources or other event is regarded as probable if the event is more likely than not to occur। आउटफ्लो को प्रोबेबल कब माना जाएगा? देखिए, कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है तो आउटफ्लो भी प्रोबेबल होना ही चाहिए। An outflow of resources or other event is regarded as probable if the event is more likely than not to occur, that is the probability that event will occur is greater than the probability that it will not। तो अगर उस इवेंट के होने के चांसेस ना होने से ज्यादा हैं तो फिर इसका मतलब क्या है, आप अज्यूम करें आउटफ्लो प्रोबेबल है, ठीक है। यानी अगर कोर्ट में केस जीतने के केस हारने के चांसेस केस जीतने से ज्यादा है तो फिर आउटफ्लो भी क्या है, प्रोबेबल है। सिंपल सी बात है। Where it is not probable that present obligation exists, an entity discloses a contingent liability unless the possibility of outflow of resources economic benefit is remote। ठीक है जी, यानी कि अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो तो फिर आप ये देखें कि आउटफ्लो रिमोट तो नहीं है। अगर रिमोट नहीं तो क्या करें, आप डिस्क्लोज करें कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये वही बात है जो हमने कहाँ देखी थी, ये वही बात है जो हमने उस डिसीजन ट्री में देखी थी। वो डिसीजन ट्री बहुत सिंपल था, लेकिन वो सारी बातें जो हैं वो यहीं से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक एग्जाम्पल, ये एक चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है, वो क्या है, where there are number of similar obligations, for example product warranties। बहुत सारी सिमिलर ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट वारंटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड इन सेटलमेंट is determined by considering the class of obligation as a whole। वारंटी वाले केस में पूरी क्लास के आउटफ्लो को प्रोबेबल माना जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए बेटा, इस बात को आप समझिएगा जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हमने गुड्स बेची, नंबर 1 हमने गुड्स बेची, हम जानते हैं कि उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव होंगी और उनकी लोग वारंटी क्लेम करेंगे। यस और नो, जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा प्लीज। हमने
1000 मोबाइल फोन बेचे, 1000 मोबाइल फोन बनाकर बेचे, 1000 स्मार्टफोन बनाकर बेचे, हम जानते हैं कि उसमें से कुछ डिफेक्टिव मोबाइल फोन होंगे, फॉर एग्जाम्पल 20% डिफेक्टिव होंगे, सही है। तो 1000 में से वो कौन से 20% होंगे? क्या वो शुरू वाले 20% होंगे 1 से लेके 200 तक? क्या वो उन 200 के बाद वाले 20% होंगे 201 से लेके 400 तक? क्या वो 401 से लेके 500 तक, सोन? या फिर वो रैंडमली 200 या 20 जो रैंडमली बीच में से कहीं से भी वो हो सकते हैं? तो मतलब कहने का ये है कि जो 1000 मोबाइल फोन सेट आपने बेचे हैं, इनमें से कोई से भी 220% क्या हो सकते हैं? डिफेक्टिव हो सकते हैं। 1000 में से कोई से भी, यस और नो बताइए। वो 200 कहीं से भी निकल सकते हैं ना, रैंडमली। इस चीज को हम क्या पढ़ के आ चुके हैं माजी में? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पढ़कर आ चुके हैं, सैंपलिंग के नाम से पढ़ के आ चुके हैं। ऐसा है कि नहीं? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है सारी की सारी, कि वो 200 रैंडमली कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे 1000 में से कोई से भी 200 डिफेक्टिव हो सकते हैं, कोई से भी। पहली बात क्लियर होती है? पहली बात आप लोग। अच्छा, दूसरी बात, ये जो 20% प्रोबेबिलिटी है, तो ये मालूम है, तो ये तो पास्ट रिकॉर्ड है हमारे पास कि हम जो गुड्स बेचते हैं उसका 20% डिफेक्टिव होता है। तो जब जो गुड्स हम बेचते हैं उसका अगर 20% डिफेक्टिव होता है, लेकिन जो भी गुड्स हमारे पास आती हैं रिपेयर होने के लिए, रिप्लेस होने के लिए, हम उनको सेटल तो करते हैं कि नहीं करते? तो सेटलमेंट की प्रोबेबिलिटी अलग है। बेची हुई गुड्स में से कितनी परसेंट गुड डिफेक्टिव होंगी, ये प्रोबेबिलिटी अलग है। यस और नो? ये दो अलग अलग बातें हुई कि नहीं हुई? गुड्स हमारे पास आएंगी लौट कर और हमारी जेब से आउटफ्लो होगा, ये एक अलग बात है। कितनी परसेंट गुड्स वापस आएंगी, ये अलग बात है। जवाब दीजिए। तीसरी बात, आपने हर एक सिंगल यूनिट के अगेंस्ट वारंटी दी हुई है। आपने हर एक सिंगल यूनिट के अगेंस्ट वारंटी दी हुई है। आपने हर सिंगल मोबाइल फोन के अगेंस्ट वारंटी दी हुई है, दी हुई कि नहीं दी हुई? यस और नो बोलिए। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अगर 1000 के 1000 भी वापस आ जाते हैं रिपेयर होने के लिए, तो हम उनको रिपेयर करेंगे ना, क्योंकि हमने हर एक सिंगल यूनिट के एवज क्या दी है? वारंटी दी है। जवाब दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक एस्टीमेट होना चाहिए कि अगर 1000 के 1000 हमारे पास वापस आ जाएं, तो उन 1000 मोबाइल फोन को रिपेयर करने में कितना खर्चा होगा। अब इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? इसकी एग्जांपल हम कवर करते हैं। डिस्क्रिप्शन, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेंडिचर।
मेजर डिफेक्ट्स, माइनर डिफेक्ट्स, नो डिफेक्ट्स। यानी हमने आउटकम बनाए कि किसी भी सिंगल यूनिट को जो हम बेच रहे हैं उसके 3 रिजल्ट निकल सकते हैं, उसकी 3 पॉसिबिलिटीज निकल सकती है। नंबर 1, या तो वो प्रोडक्ट हमारे पास लौट कर आए, या तो वो प्रोडक्ट हमारे पास लौट कर आए मेजर डिफेक्ट्स के साथ, यस और नो, और उस पर हमें ज्यादा खर्चा करना पड़े या हमें उसको रिप्लेस करना पड़े। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा प्लीज। या फिर वो प्रोडक्ट हमारे पास आए माइनर डिफेक्ट के साथ, या वो प्रोडक्ट हमारे पास आए विदाउट एनी डिफेक्ट्स, बगैर किसी डिफेक्ट के। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कीजिए। लेकिन हमें इसमें क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन एज अ होल की मतलब सोचना कैसा है, हमें इस तरह सोचना है कि अगर सारे मोबाइल फोन्स मेजर डिफेक्ट के साथ वापस आ जाएं तो हमारी जेब से कितना खर्चा होगा। मिसाल के तौर पर अगर सारे मोबाइल फोन मेजर डिफेक्ट के साथ वापस आ जाएं तो हमारी जेब से 2 मिलियन का एक्सपेंडिचर होगा। यानी हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत है कि भाई जब हमने एक चीज एक कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म रखी है तो हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास उस खर्चे का एस्टिमेट होना चाहिए। मतलब अगर 1000 के 1000 मोबाइल फोन्स वापस आए, हमें पता आएंगे नहीं, अगर 1000 के 1000 मोबाइल फोन वापस आए विद मेजर डिफेक्ट्स तो हमारी जेब से 2 मिलियन खर्च होंगे। सही है। अगर 1000 के 1000 मोबाइल फोन वापस आ जाएं विद वॉट माइनर डिफेक्ट तो हमारी जेब से 1 मिलियन खर्च होगा। और अगर 1000 के 1000 डिफेक्ट जो 1000 के 1000 मोबाइल फोन जो हैं वो वापस ही ना आए तो हमारी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। यही 3 आउटकम बनते हैं। जवाब दीजिए। अब हम जानते हैं कि जो रिजल्ट्स होंगे वो कोई एक रिजल्ट नहीं होगा, इन सब रिजल्ट्स का मिक्सचर होगा। कुछ फोन आएंगे विद मेजर डिफेक्ट्स, कुछ फोन आएंगे विद माइनर डिफेक्ट्स, और कुछ फोन आएंगे विद नो डिफेक्ट्स, मतलब वो आएंगे नहीं हमारे पास क्लेम होने के लिए। क्या ख्याल है? इसके लिए हम वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेंगे। माजी का डेटा, पास्ट डेटा को हम बेस बनाएंगे कि माजी क्या बोलता है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोलता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि 10% गुड्स वापस आती हैं फॉर व्हाट मेजर डिफेक्ट्स, 20% गुड्स वापस आती हैं फॉर व्हाट माइनर डिफेक्ट, और 70% गुड्स जो हम बेचते हैं उनकी वारंटी कोई क्लेम करता ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है। तो अब वारंटी प्रोविजन जो है वो किस तरह एस्टिमेट किया जाएगा? उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा? इस अब कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिक्स यानी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी? किसी भी पॉपुलेशन में
इवेंट्स ऑफ सक्सेस का प्रपोर्शन मालूम करना है, एन इंटू पी, याद होगा आपको। अगर मैं एन इंटू पी लगाता था, का मतलब यानी मैं जो हमारे पास यूनिट्स होते थे टोटल, उसमें अगर उसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से मल्टीप्लाई कर देता था, मुझे उन यूनिट्स की तादाद मिल जाती थी जो मेरा फेवरेबल आउटकम थे। यस और नो बताइए। तो वारंटी प्रोविजन किस तरह निकाला जाएगा अभी बड़ी सिंपल सा वे होगा। 2 मिलियन टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर 1000 यूनिट्स जो हैं वो वापस आए, लेकिन हमें पता है सारे 1000 नहीं आएंगे, 1000 का 10% आएगा। फॉर व्हाट? मेजर डिफेक्ट्स। हमने कहा बेटा 1 मिलियन एक्सपेंडिचर है, अगर 1000 के 1000 यूनिट्स वापस आए, फॉर व्हाट? माइनर डिफेक्ट्स। मल्टीप्लाइड बाय 0.2। और हमने कहा जनाब एक्सपेंडिचर 0 है, अगर गुड्स हमारे पास वापस नहीं आए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%। जरा आंसर निकाल लीजिएगा। 2 मिलियन का 10% 2 लाख बन जाएगा। 1 मिलियन का 20% भी क्या बनेगा? 2 लाख बनेगा। सही है। और 0 का 70% क्या बनेगा? 0 बनेगा। टोटल अमाउंट क्या आ गया? 4 लाख रुपए आ गया। एंट्री बनी वारंटी कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। कितने से? 4 लाख से। ठीक है, ये आपके सामने एंट्री बन गई। तो इस तरह हमने प्रोविजन फॉर वारंटी को एस्टिमेट करना भी सीखा। यस और नो? तो लार्ज पॉपुलेशन आइटम्स के लिए जो एस्टिमेशन फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या ये बात आपको समझ में आई है बेटा? यहां तक जवाब दीजिए। क्या कहते हैं? तो ये बोल क्या रहा है? ये पॉइंट पढ़ो। ऑल दो द लाइकलीहुड ऑफ आउटफ्लो फॉर एनी वन आइटम में बी स्मॉल। वही डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, ना होने की 90% है। ये ओवरऑल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, ना होने की 70% है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने ना होने की है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव होकर हमारे पास आएंगी उनके लिए हमारी जेब से पैसा खर्च होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? मोर लाइकली देन नॉट। तो जो गुड्स हमारे पास आनी है उनके लिए हमारी जेब से आउटफ्लो होना है, तो हम इस लायबिलिटी को सेटल करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। किसके मुकाबले में? सेटल ना करने के मुकाबले में। इस बात पे गौर करें। तो एक प्रोबेबिलिटी आपको दी है कि कितने % गुड्स आपके पास लौट कर आएंगी, ये अलग बात है, लेकिन जो गुड्स आपके पास आएंगी लौट कर, उनको आपने उनके अगेंस्ट आपकी जेब से कैश आउटफ्लो होगा, ये एक अलग बात है। It may be well probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligation as a whole. ठीक है जी।
जो एक कैटेगरी आपने बनाई है डिफेक्टिव की, नॉन डिफेक्टिव की, उसमें से कुछ गुड्स जो होंगी आपके पास वापस आएंगी, तो उसके लिए आपकी जेब से पैसा तो खर्च होगा ना। इस बात का होना तो प्रोबेबल है ना। इफ दैट इज द केस, अ प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इफ अदर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट, यानी कि फिर वो रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए आपके पास। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी बेटा, ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, जवाब दीजिएगा। ठीक है नाउ, अब उसके बाद क्या है, reliable estimate. The use of estimate is an essential part of the preparation of financial statement and does not undermine their reliability. क्योंकि हम प्रोविजन को एस्टिमेट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिलायबल एस्टिमेट नहीं है। एस्टिमेट रिलायबल एस्टिमेट होगा, यानी एस्टिमेट करना जो है वो प्रोविजन का एसेंशियल पार्ट है और वो उनकी रिलायबिलिटी को अंडरमाइन नहीं करता। दिस इज स्पेशली ट्रू इन द केस ऑफ प्रोविजन which by their nature are more uncertain than most other items in the statement of financial position. Except in extremely rare cases, an entity will be able to determine range of possible outcomes and therefore can make and can therefore make estimate of the obligation that is sufficiently reliable to use in recognizing a provision. मतलब आमतौर पर आप प्रोविजन एस्टीमेट कर लेते हैं, लेकिन बाज दफा आपके पास प्रोविजन एस्टीमेट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसे मिसाल के तौर पर, अब हम लॉ वाली एग्जांपल ले चुके हैं बेटा, हम कोर्ट वाली एग्जांपल ले चुके हैं, जवाब दीजिए। दोबारा एक दफा उस एग्जांपल को रिकॉल करते हैं और IAS 10 के साथ कनेक्ट करके रिकॉल करते हैं, जो एग्जाम में कवर होता है। रिपोर्टिंग डेट पे हमारे खिलाफ केस फाइल हुआ, रिपोर्टिंग पीरियड में हमारे खिलाफ केस फाइल हुआ, जो गुड्स बेची थी उनके बेचने की वजह से कस्टमर को फूड पॉइजनिंग हुई और दुनिया से चला गया वो कस्टमर, उनके लवाहिकीन ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया। आपका वकील कहता है कि वी डिस्प्यूट अ लायबिलिटी, यस और नो, आपका वकील कहता है वी डिस्प्यूट अ लायबिलिटी, तो आपका रिपोर्टिंग डेट पे ख्याल ये है कि देयर इज नो ऑब्लिगेशन बिकॉज यू डिस्प्यूट अ लायबिलिटी। लेकिन अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू होने से पहले पहले कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, तो फिर क्या हुआ, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आना रिपोर्टिंग डेट पर आपकी लायबिलिटी के एग्जिस्ट करने को प्रूफ कर रहा है, यस और नो। अब कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आया, लेकिन अब तक कोर्ट ने कोई अमाउंट सैंक्शन नहीं किया बतौर पेनल्टी या फाइन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, आउटफ्लो प्रोबेबल है, हमारी जेब से पैसा खर्च होना है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। अब एक आखिरी चीज चाहिए, रिलायबल एस्टीमेट। तो यहां पर भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाएंगे। तो अगर हमारा लॉयर ये कह देता है कि 60% चांस है कि हम पर 10 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी और 40% चांस है कि हम पर 8 लाख रुपए पेनल्टी लगेगी, तो वो हमें एक वक्त में एक से ज्यादा आउटकम्स दे रहा है, वो हमें रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दे रहा है। तो क्या वारंटी की तरह हमने सारे रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कंसीडर करने? नहीं। एक्सपेक्टेड वैल्यू वहां यूज होती है जहां लार्ज पॉपुलेशन हो। सिंगल केस में या सिंगल ऑब्लिगेशन के अंदर कभी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस्तेमाल नहीं होती।
इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फिर हमारे लिए मोस्ट रिलायबल जो रिजल्ट होगा वो कौन सा होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? जवाब दीजिए, है कि नहीं? रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। कि अगर लॉयर कहता है कि 60% चांस है कि 10 लाख की पेनल्टी आएगी और लॉयर कहता है कि 40% चांस है कि 8 लाख की पेनल्टी आएगी, तो अब इस केस में आप रिलायबल एस्टिमेट किसको मानोगे, 60% वाले अमाउंट को या 40% वाले अमाउंट को? सिक्सटी परसेंट वाले को। अब ऐसा नहीं करोगे इस केस में ऐसा नहीं करोगे कि 8 लाख का निकाला 40% और 10 लाख का निकाला 60%, नहीं। इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज नहीं होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो अभी बताई वारंटी वाले केस में, वहां पर इस्तेमाल होती है जहां पर लार्ज पॉपुलेशन आइटम्स हो और जहां पर पूरी तमाम जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन हो वो उसको हम एज अ ऑब्लिगेशन एज अ होल कंसीडर करें, वहां पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसी भी सिंगल ऑब्लिगेशन के अंदर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम मोस्ट लाइकली आउटकम की तरफ जाते हैं। ये मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? तो फिर हम रिलायबल एस्टिमेट मान लेंगे 60% वाले अमाउंट को, यानी कि 1 मिलियन को, और हम 1 मिलियन पर प्रोविजन निकाले। 1 मिलियन का 60% नहीं, 1 मिलियन पे हम प्रोविजन बना देंगे। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाल रहे बेटा। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में टेस्ट हुई हैं, बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं। वारंटी वाला काम, वारंटी जो एस्टिमेट होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, वो वाला फार्मूला वो सिंगल ऑब्लिगेशन में अप्लाई कर रहे होते हैं। ये मिस्टेक्स है उनकी। सिंगल ऑब्लिगेशन में वो अप्लाई नहीं करना फार्मूला, ध्यान में रखिएगा। तो लिखा हुआ क्या जनाब, एक्सेप्ट इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस, कहां पढ़ रहा हूं मैं, एक्सेप्ट इन extremely rare cases an entity will be able to determine range of possible outcomes and can therefore make an estimate of the obligation. तो आपको एस्टिमेट करना है दैट इज सफिशिएंटली रिलायबल, जो आपके रिलायबल हो टू यूज इन रिकग्निशन ऑफ अ प्रोविजन। अब उसके बाद 26 क्या बोलता है पैराग्राफ, इन एक्सट्रीमली रेयर केस where no reliable estimate can be made, a liability exists that cannot be recognized. That liability is disclosed as contingent liability. तो उस liability को आप disclose करें बतौर what? Contingent liability. अब ये क्या हो सकता है भाई, ये कैसे मुमकिन है यार कि हमारे पास कोई रिलायबल एस्टिमेट ही ना हो, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो? तो अगर कोई कोर्ट केस है वो अपनी नौयत का पहला कोर्ट केस है, तो आज से पहले कोई ऐसा कोर्ट केस हुआ ही नहीं है, तो लॉयर को भी समझ नहीं आ रहा कि कोर्ट क्या करेगा, कितनी पेनल्टी सैंक्शन करेगा। ठीक है जी, आपने वो कंटामिनेशन परफॉर्म किया है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया है, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। अब आपको पता ही नहीं है जनाब कि उसको रिहेबिलिटेट करने में कितना खर्चा, आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुछ केसेस में पास्ट एक्सपीरियंस होना हेल्प करता है, और अगर पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके पास दूसरी मिसाल मौजूद नहीं है, किसी दूसरी एंटिटी के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना कोई आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, तो फिर हो सकता है आप बोल दें कि भाई रेयर बात है कि आपको रिलायबल एस्टिमेट ना मिले। ये बहुत रेयर बात है कि एस्टिमेट ना मिले, वरना एस्टिमेट मिल जाएगा, आपके खुद के एक्सपीरियंस से मिल जाएगा, किसी और के एक्सपीरियंस से मिल जाएगा, कोई एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या, बहुत रेयर बात है कि आउटफ्लो प्रोबेबल हो और रिलायबल एस्टिमेट ना हो। तो अगर ऐसा है कि रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, तो फिर आप उस लायबिलिटी को कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर डिस्क्लोज कर दें कि भाई हम मानते हैं कि हम पर लायबिलिटी है, लेकिन ये लायबिलिटी कंटिंजेंट है, यानी इसकी पेमेंट डिपेंड करती है इसके एस्टिमेट मिलने पर। तो जैसे एस्टिमेट मिल जाएगा हम इसको पे कर देंगे।
ठीक है, जब अमाउंट उसका डिटरमाइन हो जाएगा कि हम पर लायबिलिटी एक्चुअली है कितनी, हम उसको एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, तो अब एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, आप उसको डिस्क्लोज करेंगे बतौर कंटिंजेंट लायबिलिटी। सही है जी, यहां तक क्लियर सबको बात? जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। तो अब जरा बताइए, लायबिलिटी कितने तरीकों से कंटिंजेंट हो सकती है? लायबिलिटी कितने तरीकों से कंटिंजेंट हो सकती है? अगर उस आप ट्री डायग्राम को क्या करें, इस्तेमाल करें, ये आ गया डिसीजन ट्री। इस डिसीजन ट्री को देख के बताइए कि लायबिलिटी कितने तरीकों से कंटिंजेंट हो सकती है। देख के बताइए। तीन तरीकों से, बेहतरीन बात। नंबर वन, पेटेंट ऑब्लिगेशन हो, यस। आउटफ्लो प्रोबेबल हो, यस, लेकिन लायबल एस्टिमेट ना हो, ये रेयर बात है, लायबिलिटी कंटिंजेंट है। नंबर टू, पेटेंट ऑब्लिगेशन हो, आउटफ्लो प्रोबेबल ना हो लेकिन रिमूव भी ना हो, पॉसिबल हो, तो लायबिलिटी कंटिंजेंट है। एंड नंबर लास्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ना हो लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो, कोर्ट का फैसला हो सकता है आ जाए हमारे खिलाफ, और फिर आ जाएगा तो हमें सेटलमेंट तो करनी पड़ेगी, तो आउटफ्लो क्या हो, रिमोट ना हो, तब भी लायबिलिटी क्या है, कंटिंजेंट है। ठीक है, तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो है वो डिस्क्लोज की जाती हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी वाले केस में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आप ये बता रहे हैं इस हवाले से, बिल्कुल सही बात है। अब जरा यहां पर ये सेशन जरा देख लें आपके सामने, ये टेबल बना हुआ आपके सामने। प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए टेबल बना हुआ है, ये वॉल्यूम बी के अंदर है। इसको जरा आप पढ़ लें, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, आप खुद पढ़ लें जरा इसको, सब आप पढ़ के देखें जरा इसको। ठीक है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं आपसे। चले जी, तो मैंने इसको पॉज कर दिया था, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जो लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो को पॉज करके भी इसको रीड कर सकते थे। बहरहाल, अब ये आपके सामने सारी बातें आ गई, ट्री वाली बातें भी हो गई, पैराग्राफ, अब कुछ चीजें आपको लेकर पढ़ना पड़ेंगी। अब ये लेवल आपका जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो अब आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा चाहिए इन चीजों के अंदर। अच्छा जी, अब हम स्टैंडर्ड की तरफ वापस आते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी पे मैं एक डिटेल डिस्कशन दोबारा करूंगा एक और दफा। जैसे पैराग्राफ नंबर 29 है, ये 29 पैराग्राफ मुझे एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो ये डिटेल में इसकी एग्जाम्पल में करवाऊंगा आपको। फिर 30 में बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी के ऊपर। तो कुछ बातें रिक्वायर्ड है, अभी करनी है। अभी तो खाली हमने ये बताया है कि भाई कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती, सॉरी कंटिजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन नहीं बनता, इनको डिस्क्लोज किया जाता है।
तो 727 पैराग्राफ क्या बोलता है, एन एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, और 28 क्या बोलता है कि भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करो। 29 और 30 क्या बात करते हैं, इन पे बात करें कि 30 बड़े आसान बात है, अगर एक रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर एक लायबिलिटी कंटिंजेंट है, लेकिन अगले रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर वो डेवलप होके कंटिंजेंट से निकल आती है, नहीं पॉसिबल ऑब्लिगेशन से क्या बन जाती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो फिर आप उस कंटिंजेंट लायबिलिटी को खत्म कर दें, मतलब अब उसको आप कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना छोड़ दें और क्या करें, प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लें। तो हो सकता है वक्त के साथ साथ कंटिंजेंट लायबिलिटी डेवलप होके क्या बन जाए, लायबिलिटी बन जाए। जैसे कोर्ट केस वाली एग्जांपल थी हमारे पास कि एक रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर आप लायबिलिटी पे डिस्प्यूट कर रहे थे, अगले रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर लॉयर ने कहा जनाब केस डेवलप हो चुका है, हमारे खिलाफ फैसला आएगा, तो इट मींस दैट पहले रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, अगले रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर वो डेवलप हो गई, क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, और फिर आपको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ा। तो ये सारी बातें आपने देखी हुई है मेरे बच्चों, याद है ना बेटा। 29 पे बात करूंगा मैं। अब मेनली एक मसला आता है, वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन का, कि प्रोविजन की मेजरमेंट कैसे की जाए, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अमाउंट मेजर किया जाएगा वो क्या होगा, बेस्ट एस्टीमेट होगा। द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोविजन shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation. यार मैं भूल जाता हूं, मैं कर देता हूं, शेयर कर देता हूं बेटा, आप मुझे शाम के टाइम, रात के टाइम पे याद दिला देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। The amount recognized as a provision shall be best estimate of expenditure required to settle the obligation at the end of the reporting period. कि जो आपको प्रोविजन एस्टिमेट करना है वो बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए, ठीक है जी। अब बेस्ट एस्टिमेट, तो एस्टिमेट को बेस्ट एस्टिमेट बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो कहता है जनाब रैशनली सोचना है आपको, रैशनली अपने, देखो रैशनल मतलब न्यूट्रल बन के सोचना है, अपना ना अपना बेनिफिट सोचना है ना अपना नुकसान सोचना है, बी अ रैशनल पर्सन, रैशनल बन के सोचना है, ठीक है। ना प्रोविजन को कम रिकॉर्ड करना है ना ज्यादा बढ़ा के रिकॉर्ड करना है, रैशनल करके, मतलब जो बेस्ट एस्टिमेट हो उसकी तरफ जाना है। So the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation is the amount that entity would rationally pay. आप रैशनल बन के सोचें कि आप क्या अमाउंट सेटल करना चाहेंगे, उसमें ना आप अपने आप को फेवर दें ना उसमें आप सामने वाली पार्टी को फेवर दें, यानी आप खुद जज बन जाएं, आप खुद अपनी जजमेंट क्या करें, अप्लाई करें। और रैशनल बनने के लिए आपको मुख्तलिफ क्या कहते हैं पॉइंट दिए गए, ठीक है। अब ये पॉइंट कंटिन्यू, ऊपर से कंटिन्यू है, द एंटिटी वुड रैशनली पे टू सेटल द ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और ट्रांसफर इट टू थर्ड पार्टी एट दैट टाइम, ठीक है ना। लायबिलिटीज जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर भी होती हैं। इट विल बी ऑफ्टन बी इम्पॉसिबल और prohibitively expensive to settle or transfer an obligation at the end of the reporting period. However, estimate of the amount that an entity would rationally pay to settle or transfer the obligation gives the estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. यानी कि जो आप रैशनली पे करेंगे लायबिलिटी या किसी और को ट्रांसफर करेंगे, ये जैसे अगर आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला केस होगा, जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को क्या होती है, ट्रांसफर होती है, तो उसमें लायबिलिटीज की भी वैल्यूज निकाली जाती हैं कि अब आपकी लायबिलिटी कोई और पे करेगा, तो लायबिलिटी भी ट्रांसफर होती है बेटा। उसके बाद द एस्टिमेट्स ऑफ आउटकम एंड फाइनेंशियल इफेक्ट्स डिटरमाइंड बाय जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी सप्लीमेंटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन।
तो जब जब आप प्रोविजन बनाएं उसमें आपके लिए की पॉइंट्स क्या हैं कि आप क्या अप्लाई करें, आप अप्लाई करें जजमेंट, यानी इसमें मैनेजमेंट की जजमेंट भी आएगी, की पॉइंट सप्लीमेंटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। आप देखें कि ऐसी इससे पहले आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है माजी में, ठीक है जी। इन सम केसेस रिपोर्ट्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, प्रोविजन बनाने के लिए आप किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, includes any additional evidences provided by the events after reporting period। यानी बड़ी सिंपल सी बात है। नंबर 1 एग्जांपल देखें, सबसे पहली एग्जांपल, आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर डीकमीशनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो जरा बताइए आपको डीकमीशनिंग कॉस्ट का एस्टीमेट निकालना होगा। तो अगर आप माजी में डीकमीशनिंग परफॉर्म कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देगा कि भाई ये डीकमीशनिंग कितने में परफॉर्म होगी, यस और नो। एक दफा अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो फिर आप अगली बिल्डिंग उससे बेहतर कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन का आइडिया हो जाता है, यस और नो। क्या ख्याल है? अच्छा जी, या फिर आप किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लें इस केस में, वो आपको एस्टीमेट करके निकाल दे। एक्सपर्ट कोई क्या कहते हैं, लॉयर भी हो सकता है, एक्सपर्ट इन दीगर मामला डिसमेंटलिंग वाले केस में कोई एक्सपर्ट हो सकता है। अच्छा जी, और अगर खास तौर पे कोर्ट केस, तो फर्ज करें रिपोर्टिंग डेट पर आपके लॉयर ने आपको एस्टीमेट दिया कि आपके खिलाफ पेनल्टी लगने वाली है फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपए, लेकिन पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का डिसीजन भी आ गया और कोर्ट ने पेनल्टी सेक्शन भी कर दी, कितनी, 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस केस में जब पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला भी आ चुका और कोर्ट का पेनल्टी भी आ चुका, तो हम किसको रिलायबल एस्टीमेट माने, लॉयर के बताए हुए अमाउंट को या कोर्ट के डिसीजन को, और उसको हम क्या माने, एडजस्टिंग इवेंट मान लें। तो फिर जो लायबिलिटी हमारी बुक्स में पहले से मौजूद होगी उसको हमने 2 लाख से मजीद क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, उसको 8 लाख से 10 लाख पे लाना होगा, यस और नो। और इस इवेंट को हमने क्या मानना होगा बेटा, एडजस्टिंग इवेंट मानना होगा। क्या कहते हैं आप सब लोग? ठीक है जी। और पैराग्राफ नंबर 39 जो है वो लार्ज पॉपुलेशन आइटम्स की बात करता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोविजन आर डील्ड बाय वेरियस मींस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस वेयर the provision is being measured involves large population item। वही वारंटी, जिस चीज का प्रोविजन बनाना है उसमें बहुत सारे आइटम मौजूद हैं। The obligation is estimated by weighting all possible outcome by their associated probabilities। The name of this statistical method of estimation is called expected value। अभी ली वारंटी वाली एग्जांपल या नहीं ली बेटा? तो अगर आप लार्ज पॉपुलेशन आइटम का रिलायबल एस्टीमेट निकालना चाहते हैं कि आपको सेटलमेंट करने में कितना अमाउंट चाहिए होगा, तो फिर उसके लिए आप एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जवाब दें। ठीक है जी, उसके बाद द प्रोविजन विल बी डिफरेंट
depending on whether the probability of a loss is given amount is, for example, 60% or 90%, where there is a continuous range of possible outcomes. अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोर्ट केस में लॉयर ये बोलता है कि हो सकता है कोर्ट हम पर जो पेनल्टी इंपोज करे वो 10 लाख से 15 लाख के दरमियान हो सकती है, उसने क्या कर दिया, एक लोअर लिमिट बता दी और एक अपर लिमिट बता दी, कोई चांस नहीं बताया। उसने बोला जनाब कि हो सकता है कोर्ट हमारे खिलाफ जो फैसला करेगा उसमें जो हमारे खिलाफ फैसला आएगा और जो पेनल्टी हम पे लगेगी वो 10 से 15 लाख के दरमियान होगी, उसने ये बात बोली है। तो उसने क्या कर दिया, 10 से 15 लाख के बीच में कोई भी वैल्यू आपका आंसर हो सकता है ना बेटा। तो अब क्या करें, पेनल्टी रिकॉग्नाइज करें 10 लाख रुपए से, 10 लाख 1 रुपए से, 11 लाख रुपए से, 11 लाख 20 हजार से, 12 लाख से, 13 लाख से, 13 लाख 50 हजार से, 13 लाख 50 हजार 5 रुपए से फॉर एग्जाम्पल, ये 15 लाख से। तो जहां पर एक कंटिन्यूअस रेंज दी हुई है तो वहां पर आप निकाल लें मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम एंड ईच पॉइंट इन दैट रेंज इज लाइकली एज एनी अदर। आपको लगता है कि आउटकम उनमें से कोई भी हो सकता है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप मिड पॉइंट निकालें, मिड पॉइंट। लेकिन जब वो ऐसे बोले कि 60% चांस है कि हम पर पेनल्टी 10 लाख रुपए लगेगी और 40% चांस है कि पेनल्टी 15 लाख रुपए लगेगी, तो फिर इसका मतलब ये रेंज नहीं है, फिर आप मोस्ट लाइकली आउटकम लें जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो 3 तरीकों से बात हो गई, इसका मतलब ये हुआ 3 तरीकों से बात हो गई। बात नंबर 1 क्या हुई, अगर लार्ज पॉपुलेशन आइटम्स हैं तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज को कंटिन्यूअस रेंज ऑफ आउटकम में डिफाइन किया गया है और उस रेंज की कोई सी भी वैल्यू आपका रिलायबल है, मतलब उस रेंज की कोई भी वैल्यू आपका सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो सकती है, फिर आप मिड पॉइंट यूज कर लेंगे। या फिर आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, एक लोअर और एक हायर, तो जो लोअर और हायर उनमें से जो मोस्ट लाइकली आउटकम हो आप उस आउटकम की तरफ चले जाएं। मोस्ट लाइकली यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। अगर लोएस्ट आउटकम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी तरफ जाएं, हाईएस्ट को छोड़ दें। और अगर हाईएस्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है लोएस्ट आउटकम के मुकाबले में तो क्या करें, तो क्या करेंगे बेटा, आप अगर प्रोबेबिलिटी बराबर है तो उसका मतलब फिर वो कंटिन्यूअस रेंज बन गया बेटा हमास, फिर मिड पॉइंट ही निकलना है और क्या होगा। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी बराबर हो तो फिर मैं एक और चीज पे बिलीव करूंगा, वो है वो हाईएस्ट की तरफ, मतलब ज्यादा की तरफ जाऊंगा, कम की तरफ नहीं जाऊंगा। ये भी कर सकते हैं सर। अब नीचे एग्जाम्पल दी हुई, नीचे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल वही है जो मैंने कौन सी दी है बेटा आपको, वारंटी वाली एग्जाम्पल। ये वारंटी वाली एग्जाम्पल ही कवर हो रही है जो मैं आपको दे चुका हूं। तो जो मैंने बात अभी आपको समझाई वो पैराग्राफ नंबर 40 में लिखी हुई है। Where a single obligation is being measured, the individual most likely outcome may be the best estimate of the liability. However, even in such case, the entity considered other possible outcomes, where other possible outcomes are either most higher or mostly lower than the most likely outcome. The best estimate will be a higher or lower amount. ठीक है जी, तो या तो मोस्ट हायर अमाउंट आपका लाइकली आउटकम होगा
या मोस्ट लोअर अमाउंट आपका लाइकली आउटकम होगा जिसको प्रोबेबिलिटी फेवर करेगी. फॉर एग्जाम्पल, एफ एंटिटी हैज टू रेक्टिफाई a serious fault in major plant it has constructed for a customer. The individual most likely outcome may be for the repair to succeed at the first attempt at a cost of 1000, but a provision for a larger amount is made if there is significant chance that further attempts will be necessary. अगर आप पहली बार तजर्बा कर रहे हैं तो आपने एक एस्टिमेट निकाला है कि भाई 1000 रुपए की कॉस्ट आएगी इस काम को करने में, लेकिन आपको लगता है कि अगर अमाउंट इससे एक्सीड कर जाएगा तो फिर आप इसमें एक्सीडिंग अमाउंट क्या करें, जो अमाउंट एक्सीड कर जाएगा, जो हाईएस्ट अमाउंट है उसको आप कंसीडर करें. लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और अगर आप अपने माजी के एक्सपीरियंस से माजी में की भी गलती को अवॉइड कर सकते हैं तो फिर आप इसमें लोएस्ट आउटकम की तरफ आ सकते हैं. जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, आपने पहली बार जब प्लांट को डिसमेंटल किया तो डिसमेंटलिंग पे खर्चा कितना हुआ? 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल. अब आप सेकंड प्लांट को डिसमेंटल कर रहे हैं, यानी आप पहली बार डिसमेंटलिंग कर चुके हैं, आपको आइडिया है. अब आप सेकंड प्लांट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं और उस पर डिसमेंटलिंग प्रोविजन बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. तो आपका माजी का तजुर्बा ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी में अभी इस्तेमाल कर रहा हूं डिसमेंटलिंग के लिए, अगर वो टेक्नोलॉजी में ही इस्तेमाल करूं तो जो मेरा खर्चा 10 लाख हुआ था अब 10 लाख नहीं होगा अगर मैं कुछ गलतियां ना करूं, तो वो खर्चा कितना होगा? 8 लाख होगा. तो इसका मतलब क्या, अब मैं एक्सपीरियंस हूं, मुझे अंदाजा है कि अगर मैं माजी में की भी गलतियां ना दोहराऊं तो खर्चा 10 लाख नहीं 8 लाख है. तो फिर क्या मैं 8 लाख पे प्रोविजन बना सकता हूँ? ये सब बना सकता हूँ, मैं लोअर अमाउंट पे प्रोविजन बना सकता हूँ. इस बात की परमिशन है. तो ये जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ ये सारी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूँ एग्जांपल्स. हम इसको सॉल्व करेंगे सारी बातों को. जो बातें मैंने वर्बली बोली हैं इनके प्रैक्टिकल केसेस है बाकायदा. लेकिन बात ये कि जिस वक्त हम वो प्रैक्टिकल केसेस सॉल्व कर रहे हो उस वक्त ये सारी बातें आपके दिमाग में होना बेटा, या नहीं होंगी? बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए कि ये सारी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? हाँ हमजा बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी. तो इसको फिर मैं आज स्टॉप करूंगा यहाँ तक. इंशाल्लाह बाकी इस पे बात करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज.